कहानी की शुरुआत में हम जेनेट को देखते हैं जो एक पार्टी में वाइन पी रही थी। उसी दौरान उसकी नजर टॉम से टकराती है तो दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों वॉशरूम में जाकर एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और इन दोनों में रोमांस शुरू हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद वहां पर आर्थर नाम का एक लड़का आता है जिसे वॉशरूम जाना था, पर वो दोनों बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो आर्थर वापस पार्टी में आ जाता है जहां वो उसके कलीग कैरन और वेल से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना था पर कोई अंदर है और बहुत देर से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। जिस पर कैरन और वॉल कहते हैं जरूर वो टॉम और जेनेट होंगे, उनकी यही आदत है, वो हर बार ऐसा ही करते हैं। ये सुनकर आर्थर कहता है क्या उन दोनों की नई नई शादी हुई है? तो वो बताते हैं कि नहीं, 14 साल से वो शादीशुदा हैं। ये सुनकर आर्थर को अजीब लगता है कि शादी के इतने सालों बाद भी उन दोनों में इतना रोमांस कैसे हो सकता है। इतने में टॉम और जेनेट वहां आ जाते हैं तो कैरन उन दोनों से आर्थर को मिलवाती है और कहती है आर्थर और मैं एक साथ काम करते हैं। इसके बाद टॉम और जेनेट पार्टी के बीच में से ही सबको बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो दोनों घर पहुंचते ही राउंड 2 के लिए फिर से शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब होकर बहुत ही खुश होने लगते हैं। अब शादी के इतने सालों बाद भी दोनों में कैसे इतना रोमांस हो सकता है, ये शायद आपको भी लग रहा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कहानी की असल मिस्ट्री इसी चीज को लेकर है और ये बात हमें आगे पता चलेगी कि ऐसा क्यों है। फिर अगले सीन में जेनेट एक सपना देख रही होती है जिसमें वो जंगल में अकेली चल रही थी और आगे जाने पर वहां उसे रेड कलर की कुछ कुर्सियां दिखाई देती हैं और इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद वो उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी कैरन उसे मैसेज करके रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद वो ऑफिस चली जाती है और ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जब शाम को घर वापस आती है तो वो देखती है कि टॉम ने घर का सारा काम कर लिया था। अब जेनेट बहुत थक गई थी तो टॉम उसकी थकान मिटाने के लिए उसे कमरे में लेकर जाता है। फिर बातों ही बातों में दोनों में फिर से रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद उन्हें याद आता है कि आज तो उन्हें डिनर पर जाना था तो वो जल्दी से रेडी होकर वहां पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद सब लोग डिनर ऑर्डर करते हैं। तभी कैरन और वॉल उन्हें पैसों का एक एनवलप देते हैं क्योंकि पहले सबने मिलकर एक प्लान किया था कि वीकेंड में सब लोग एक रिजॉर्ट बुक करके वहां पर जाएंगे, लेकिन वॉल और कैरन उनसे कहते हैं कि कपल्स ट्रिप के लिए वहां रूम बहुत ही कम हो गए हैं। इसके अलावा और एक कपल भी ऐड हो गई है, इसीलिए हम पैसे वापस कर रहे हैं। जिस पर टॉम और जेनेट कहते हैं कि हम सोफे पर भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वेल और कैरन उन्हें रियलिटी बताते हुए कहते हैं असल में बात यह है कि तुम दोनों को बाकी सारे कपल्स हेट करते हैं और हम भी समझ नहीं पाते कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम दोनों में इतना प्यार कैसे है। तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो, तुम दोनों के बीच झगड़ा भी नहीं होता और अब डिनर के वक्त भी तुम एक दूसरे में ही डूबे हुए हो, इसीलिए कोई नहीं चाहता कि तुम लोग भी हमारे साथ वीकेंड पर आओ। इसके बाद टॉम कहता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। इतना कहकर दोनों वहां से चले आते हैं। अब उसी रात को जेनेट फिर से वही सपना देखती है जिसमें लाल रंग की कुर्सियां होती हैं। इसके बाद वो जाग जाती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही होती है कि तभी घर के सामने एक आदमी आता है और अपना नाम गुडमैन बताता है। वो कहता है मैं इसी सिटी में काम करता हूँ और मुझे आप दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद वो अंदर जाकर बात करने के लिए बैठते हैं जहां वो गुडमैन कहता है कि तुम जैसे कपल बहुत ही रेयर हैं और इसी चीज को मैं सॉल्व करने यहाँ आया हूँ। दरअसल तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए फिर भी तुम में कोई भी झगड़ा नहीं होता और तुम दोनों झगड़ने के बाद एक दूसरे को हर बार माफ कर देते हो और दिन में 2 से 3 बार फिजिकल भी होते हो। एक दूसरे में इतना प्यार नॉर्मल नहीं है और इसी चीज को मैं सॉल्व करने आया हूँ। और इस दौरान वो आदमी उनके बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी बता रहा था जो इन दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता था। टॉम और जेनेट बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और उस गुडमैन से पूछते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इसके बाद वो एक ब्रीफ केस निकालता है जिसमें 2 इंजेक्शन थे। वो कहता है कि तुम दोनों इन इंजेक्शन को ले लो, ये एक वैक्सीन है और इसे लेने के बाद तुम दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह हो जाओगे। और वो उसके लिए इन्हें एक ब्लैंक चेक देता है और कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए जितने भी अमाउंट चाहिए उतना लिख सकते हो, मेरे कनेक्शन बहुत ऊपर तक हैं और इस इंजेक्शन को लेने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी उनके घर की लाइट्स भी ब्लिंक करने लगती हैं और इन सब से टॉम को अचानक अजीब सा लगने लगता है और वो पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन इतने में वहां जेनेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुडमैन पर एक चीज से मार देती है। तभी टॉम आवाज सुनकर वहां जाकर देखता है कि जेनेट ने उस गुडमैन को मार दिया है, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए जेनेट से कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद दोनों अपने लैपटॉप पर सर्च करने लगते हैं कि डेड बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। फिर उन्हें लगता है कि सर्च हिस्ट्री से वो पकड़े जा सकते हैं तो वो तुरंत लैपटॉप बंद करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाकर सर्च करने लगते हैं ताकि वो पकड़े ना जाएं, तो वो चूज करते हैं कि उन्हें लाश को दफना देना चाहिए। फिर वो उस लाश को एक सुनसान जगह ले जाकर गड्ढा खोदने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जेनेट को गिल्टी फील होने लगता है कि उसने एक आदमी को मार दिया है। जिस पर टॉम उसे सपोर्ट करते हुए कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उस लाश को दफनाकर वहां से चले आते हैं। अब घर आने के बाद दोनों इन सारी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं कि ये आदमी कौन था और इतना सब कुछ कैसे जानता था। इन सारी बातों से वो बहुत परेशान हो रहे थे। तभी उन्हें कैरन का फोन आता है तो जेनेट कॉल रिसीव करके बात करने लगती है। कैरन उन्हें पिछली रात के लिए सॉरी कहती है और उन्हें फिर से कपल ट्रिप के लिए एक मेंशन पर इनवाइट करती है। अब सारे टेंशन से दूर जाने के लिए वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मेंशन के लिए अगले दिन निकल पड़ते हैं। साथ ही गुडमैन वो जो ब्रीफकेस लेकर आया था वो भी अपने साथ ले लेते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त टॉम जेनेट से कहता है कि शायद ये सब एक प्रैंक हो सकती है, कैरन ने या फिर हमारे फ्रेंड्स ने ये सब किया होगा और शायद हमने जिसे मारा है वो एक एक्टर था और शायद सब लोग हमारे मजे लेने के लिए ये सब कर रहे थे। पहले तो वीकेंड का प्लान कैंसिल हो गया था और फिर से हमें बुलाया गया। ये सब सोचकर दोनों परेशान होने लगते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये एक्चुअल में प्रैंक है तो उन दोनों को सबके
सामने एकदम नॉर्मली बिहेव करना होगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बाद वो उस मेंशन पर पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ कपल ही वीकेंड पर आते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि यहाँ पर एक कार पहले से खड़ी है, जिससे उन्हें लगता है उन लोगों से पहले यहाँ कोई आ चुका है। जिसके बाद प्रैक्टिसिया नाम की एक लड़की आकर उन्हें वेलकम करती है, जिसने ये पूरा अरेंजमेंट किया था, और उसका हस्बैंड भी यहाँ पर था। फिर वो उन्हें पूरा मेंशन दिखाने लगती है, और इसमें बहुत सारे कमरे और थिएटर भी थे, और साथ ही वहाँ पर एक ऐसा रूम भी था जिसमें पिस्टल से लेकर स्नाइपर तक बहुत सारी गन्स थीं। लेकिन प्रैक्टिसिया उन्हें बताती है कि ये गन्स ऐसे ही मेंशन को शानदार बनाने के लिए रखी गई हैं। फिर दोनों को प्रैक्टिसिया से बात करके लगता है कि शायद प्रैक्टिसिया इस प्रैंक में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो तो एकदम नॉर्मल लग रही थी। वहाँ प्रैक्टिसिया का हस्बैंड डोनाल्ड स्विमिंग पूल में गाना सुनते हुए मजे कर रहा था। तो जेनेट टॉम को बोलती है कि जाओ और डोनाल्ड से बात करो और पता लगाओ कि क्या ये एक्चुअल में प्रैंक है, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसी बीच वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं, माउड और कार्ला। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। फिर प्रैक्टिसिया उन्हें भी मेंशन में वेलकम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम स्विमिंग पूल में जाकर डोनाल्ड से बात करने की कोशिश करता है, पर टॉम डोनाल्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो उसे इग्नोर कर देता है। टॉम को भी डोनाल्ड की बिहेवियर अच्छी नहीं लगती और वो समझ जाता है कि डोनाल्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर टॉम रूम में आकर बाथरूम में शावर लेते हुए जेनेट से बात करता है। वो कहता है कि डोनाल्ड और प्रैक्टिसिया तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमें अब सावधान रहना पड़ेगा और सब कुछ नॉर्मली रखना होगा। अब बात करते हुए जेनेट टॉम के पास आती है और कहती है कि हम दोनों को यहाँ पर आए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं हुए। जिसके बाद वो बाथरूम में ही शुरू हो जाते हैं। अब रात के समय मेंशन पर कैरन और वॉल आते हैं, और उनके साथ एक कपल और भी होती है, ग्रीटल और रिचर्ड नाम के। प्रैक्टिसिया इन सभी का वेलकम करती है। जिसके बाद वॉल प्रैक्टिसिया से कहता है कि गाड़ी की डिक्की में कुछ खास चीज रखी हुई है जिससे तुम शॉक्ड हो जाओगी, जाकर उसे अंदर ले आओ। तो प्रैक्टिसिया घबराते हुए गाड़ी के पास जाती है और डिक्की खोलने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे पिज्जा के बॉक्सेस हैं। फिर आगे वो सब एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। तो बात करते करते प्रैक्टिसिया वॉल के बारे में कहती है। वॉल जब कॉलेज में था तो वो बहुत सारे प्रैंक्स किया करता था। एक बार उसने मेरे कमरे में एक लड़की को FBI एजेंट बनाकर भेज दिया और मैं तो उससे बहुत ज्यादा डर गई थी। उनकी बात सुनकर टॉम और जेनेट को वॉल पर शक होने लगता है कि शायद ये सब वॉल ही कर रहा है। वॉल इस पर कहता है कि ये सारी चीजें मैं बहुत पहले करता था, अब मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। इसके बाद दूर के कमरे में जाकर टॉम और जेनेट डिस्कस करते हैं, जहां जेनेट कहती है तुम जाकर कैरन से बात करो और सच बाहर निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर टॉम कैरन के पास जाकर सिगरेट पीते हुए बात करना शुरू करता है, पर यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले कैरन और टॉम एक दूसरे को डेट करते थे। कैरन टॉम से कहती है तुम हमेशा जेनेट के साथ होते हो, क्या वो तुम्हें बोर नहीं लगती? तुम जो भी उसके साथ करते हो वो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। ये कहते हुए कैरन उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम कहता है कि माना कि हम दोनों कभी एक दूसरे को डेट करते थे, मगर अब मैं जेनेट से प्यार करता हूँ और उसे धोखा नहीं देना चाहता। जिसे सुनकर कैरन वहां से चली जाती है। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं और सब लोग इस टाइम को बहुत मजे से एंजॉय करने लगते हैं। अब सब लोगों ने मिलकर इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था कि उनके सारे बॉटल्स खत्म हो चुके थे। और तब प्रैक्टिसिया कहती है कि कोई भी गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है, पर सबको अभी भी ड्रिंक चाहिए। जेनेट कहती है कि मैंने ड्रिंक नहीं किया तो मार्केट जाकर मैं बॉटल्स ला सकती हूँ। इसके बाद वो जब जा रही होती है तो ग्रेटल भी उसके साथ आ जाती है। अब यहाँ पर मार्केट पहुंचकर दोनों जब ड्रिंक्स खरीद रहे थे तभी जेनेट को वहां पर गुडमैन दिखाई देने लगता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। यह देखकर जेनेट बहुत ज्यादा डर जाती है और शॉप में गुडमैन को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और टॉम को कॉल करती है। टॉम कहता है कि शायद तुम्हारा वहम होगा, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तुमने शायद किसी और इंसान को देखा है। अब कॉल पर बात करते हुए जेनेट जैसे ही बाहर निकलती है तभी उसे गुडमैन एक कार में दिखाई देता है, जो उसके सामने कार रोकता है और उसे बाय कहकर वहां से चला जाता है। अब जेनेट ये देखकर बहुत डर जाती है और उसे अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि गुडमैन अभी भी जिंदा है और वो टॉम को सब कुछ बता देती है। टॉम को भी अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसीलिए वो कैरन से बहाना करके चाबी लेकर गन्स रूम में आ जाता है और एक गन वहां से चुरा लेता है। इसके बाद जब जेनेट वापस लौटती है तो दोनों आपस में बात करके गुडमैन का वो ब्रीफकेस सबको दिखाते हैं और सब लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम में से कोई इस ब्रीफकेस के बारे में जानता है। तो सब कहते हैं वो कुछ नहीं जानते। जिसके बाद टॉम और जेनेट गुडमैन और इस ब्रीफकेस के बारे में सबको सच बताते हैं, जिस पर सारे लोग कहते हैं कि तुम दोनों को ये सब पहले बताना चाहिए था, तुम अभी तक कर क्या रहे थे। इसके बाद टॉम कहता है कि क्या तुम में से कोई साइंटिस्ट है जिससे हम पता कर सकें कि इन इंजेक्शन में आखिर है क्या। तब कैरन को याद आता है कि आर्थर जो उसके साथ काम करता है वो एक साइंटिस्ट है। इसके बाद कैरन आर्थर को कॉल करती है और कहती है अपना माइक्रोस्कोप लेकर वहां पर आ जाओ। इसके बाद वो सबको जाकर कहती है कि कल सुबह तक आर्थर आ जाएगा, इसीलिए अब हम सब लोगों को जाकर सो जाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड कहता है कि क्या होगा अगर हमारे सोने के बाद वो गुडमैन यहाँ पर आ गया। तब पैट्रिसिया सबको बताती है कि मेंशन पूरी तरीके से सेफ है क्योंकि चारों तरफ मोशन सेंसर लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पर कोई भी हमारे अनजाने में नहीं आ सकता। इसके बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, पर फिर भी सब डरे हुए थे कि रात में कुछ हो न जाए। फिर कुछ देर में सबके सो जाने के बाद रात में अचानक से टॉम जागकर बाथरूम में जाता है और वहां जब अपनी कमर पर देखता है तो उसे लगता है कि किसी ने उसे इंजेक्शन लगा दिया है। फिर वो आकर ब्रीफकेस निकालता है और नीचे हॉल में जाकर जब चेक करता है तो वो देखता है कि एक सिरिंज खाली है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तभी वहां पर कैरन आती है और टॉम के पास आकर उसे रिझाने लगती है, जिससे टॉम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं जेनेट की अचानक नींद खुलती है और घर के चारों तरफ कैमरे लगे होने की वजह से जेनेट के रूम में लगा हुआ स्क्रीन पर वो उन दोनों को देख लेती है और यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है।
इसके बाद जब टॉम कमरे में वापस आता है तो जेनेट उससे कुछ भी नहीं कहती और सो जाती है। फिर अगले दिन टॉम को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने जेनेट के साथ चीट किया है, और जब वो लिविंग रूम में आता है तो उसे गुडमैन की तस्वीर दिखती है जो कल वहां पर नहीं थी। जिसके बाद वो सीधा पैट्रिसिया के पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें ये घर कैसे मिला। तो पैट्रिसिया पहले कहती है कि मैंने इंटरनेट से ढूंढा था, पर डोनाल्ड के कहने पर पैट्रिसिया सच बता देती है और वो कहती है कि कुछ हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड डोनाल्ड की जॉब चली गई और हमें रहने के लिए एक सस्ता घर चाहिए था। इस दौरान मेरे ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे पास एक सस्ता घर है। इसके बाद मैं और डोनाल्ड यहाँ पर रहने लग गए और इस वीकेंड पर मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया ताकि मैं थोड़े से पैसे कमा सकूं। जिसके बाद जेनेट गुडमैन की फोटो दिखाकर उससे पूछती है कि क्या ये वही आदमी था। तो पैट्रिसिया कहती है कि हाँ। टॉम और जेनेट सबको बताते हैं कि ये सब गुडमैन की चाल है, वो हमें कैमरे से देख सकता है, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद सभी लोग जल्दी से वहां से बाहर आकर जब गाड़ी निकालने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि गेट पूरी तरह से बंद है। इस गेट का ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम था जिससे सभी वहां परेशान होने लगते हैं। इसके बाद जब डोनाल्ड गेट खोलने के लिए जैसे ही गेट को छूता है तभी उसे बहुत जोर से एक झटका लगता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिससे वो सब समझ जाते हैं कि पूरे घर की कंपाउंड को शॉक सिस्टम कर दिया गया है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि अब वो बाहर कैसे निकलेंगे। फिर टॉम गुस्से में गन निकालता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर किस पर गोली चलाएगा। तभी अचानक सबके मोबाइल बजने लगते हैं और जब वो चेक करते हैं तो उसमें लिखा था कि गो बैक इनसाइड, सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब था कि उन सबके मोबाइल भी हैक हो चुके थे। अब सबको अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और जैसे ही जेनेट अंदर जाने लगती है तो वहां उसे रेड कलर की कुर्सियां मिलती हैं जैसे उसने कई बार अपने सपने में देखा था। इसके बाद एक एक करके सब लोग वहां पर बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि तुम लोग एक दूसरे को अपने राज बताओ, इसके बाद तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। तो सबसे पहले जेनेट कहती है कि कल कैरन मेरे हस्बैंड के साथ फिजिकल हुई थी। टॉम कहता है कि कैरन ने मुझे नींद में वो इंजेक्शन दिया था और इसी वजह से ये सब हुआ, पर कैरन कहती है कि मैंने टॉम को इंजेक्शन तो दिया था पर उससे पहले मैंने इंजेक्शन से वो केमिकल्स फेंक दिए थे, वो बस खाली था ताकि टॉम ये देखकर कंफ्यूज हो जाए। ये सुनकर जेनेट को बहुत बुरा लगता है और टॉम भी बहुत शर्मिंदा फील करता है और कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। अब वॉल सीक्रेट बताते हुए कैरन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, मगर ऐसा धोखा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। जिस पर कैरन कहती है तुम बोलो ही मत, तुम अपने असिस्टेंट के साथ 9 साल से अफेयर में हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पता नहीं है? और तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है कि तुम एक गे हो और तुम्हारा असिस्टेंट भी एक बॉय है। फिर कैरन सबसे पूछती है कि वॉल एक गे है, ये बात तुम लोगों में से किस किस को पता है? और इस पर सभी लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। इसके बाद पैट्रिसिया भी कबूल कर लेती है कि सिर्फ पैसों के लिए उसने टॉम और जेनेट को यहाँ पर बुलाया था। फिर ग्रीटेल अपने हस्बैंड के बारे में कहती है कि वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है और आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है कि उसने मुझे मारा पीटा ना हो। अब इस तरह सभी लोग अपना सच अपने पार्टनर्स के सामने बता देते हैं। जिसके बाद टॉम खड़ा हो जाता है और गुडमैन को बोलता है कि तुम जो सुनना चाहते थे तुमने वो सुन लिया। तुम यही चाहते थे ना कि यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास जीने के लिए ऐसा कुछ भी ना बचे जिससे हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ दिल से दिल मिलाकर खूबसूरत पल बिता सकें। तुम्हारा काम हो चुका है, अब हमें यहाँ से जाने दो। इसके बाद गुडमैन कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। असल में गुडमैन सिर्फ उन दोनों में ही झगड़ा लगाना चाहता था। जेनेट और टॉम एक दूसरे के साथ 14 साल से रह रहे थे पर उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ था, जो कि बहुत रेयर है और इसी टाइप की चीजों को गुडमैन नॉर्मल करने का काम किया करता था। और इस कहानी के अनुसार असल में गुडमैन किसी सुपर नेचुरल पावर से बिलोंग करता है, जिस वजह से मरने के बाद भी वो वापस जिंदा होकर उनके सामने आ गया था और उसे कोई नहीं मार सकता था। अब फाइनली उसका काम खत्म होने के बाद वो सबको जाने देता है, पर सबके चले जाने के बाद सिर्फ टॉम और जेनेट ही बचे थे। तभी उनके पीछे से गुडमैन आकर खड़ा होता है, जिसके बाद जेनेट गुडमैन को बहुत भला बुरा कहती है और कहती है कि तुम फरिश्ता हो या शैतान हमें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम एक घटिया किस्म की शख्सियत हो। जिस पर गुडमैन कहता है कि अगर तुम चाहो तो उस चेक को कैश आउट कर सकते हो। टॉम उस चेक को उसके सामने ही फाड़ देता है और फिर टॉम और जेनेट वहां से निकल जाते हैं। अब कहानी के आखिर में हम ये देखते हैं कि वो जब घर जाने लगते हैं तो टॉम अपने किए पर इतना शर्मिंदा था कि वो जेनेट से बात भी नहीं कर पा रहा था। दोनों चुपचाप जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जेनेट टॉम के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करने लगती है और आखिरकार वो टॉम को माफ कर देती है। फिर एक जगह गाड़ी रोककर दोनों किस करने लगते हैं और कार के अंदर ही दोनों में रोमांस शुरू हो जाती है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।